बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर अपने दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे वो वीज़ा नीदरलैंड्स का हो, चाहे जर्मनी का हो, चाहे लग्जमबर्ग का, पुर्तगाल का, स्पेन का, इटली का, किसी भी शेंगन स्टेट का वीज़ा हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए चाहिए और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके जो इनकम का प्रोफाइल है वो क्या होना चाहिए, यानी कि अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो लोग मेरे भाई जो पाकिस्तान से हटके गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई में, उनके हवाले से बताऊंगा कि उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए अगर आपने वीज़ा अप्लाई करनी चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस भी बताऊंगा आपको, और जो मेरे भाई बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान में उसके हवाले से बताऊंगा। तो ये वीडियो क्योंकि अक्सर और बेशतर और रोज़ाना डेली बेसिस पे एक नहीं काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं मेरे व्हाट्सएप पे और कमेंट सेक्शन में भी, वकार भाई जर्मनी के वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, नीदरलैंड्स के वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद फिर मैं आपको ये सारी चीज़ आपकी समझ में आए तो फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये डॉक्यूमेंट्स हों जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ तो फिर तो वीज़ा अप्लाई कीजिएगा, और अगर वो नहीं है तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं करें, आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और आपको मायूसी भी होगी। सही है, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आप शुरू से एंड तक इस वीडियो को एंड तक देख लें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और फिर आपके लिए आसान ही रहे। सही है। अच्छा, आपको अगर सर्विसेज चाहिए दोस्तों, शेंगन वीज़ा जैसे नीदरलैंड के शेंगन वीज़ा है, अगर आपका नीदरलैंड का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, नीदरलैंड में अगर आपको कोई कोर्ट के इश्यूज हैं, इमिग्रेशन के इश्यूज हैं, कोर्ट की प्रॉब्लम है, अगर आपको स्पॉस को बुलवाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस सिलसिले में रब्ता कर सकते हैं। ये जो ऊपर मैंने अपना नंबर दिया है इस पर आप रब्ता कर सकते हैं, लेकिन इस पर आपने कॉल नहीं करनी, आपने सिर्फ अपना मैसेज भेजना है और कुछ सवालात हैं उनके जवाब भेजने हैं। वो सवालात क्या है वो अभी मैं आगे चल के बताता हूँ। इससे हट के आपको बता कि हमारा जो दूसरा ऑफिस है वो पुर्तगाल में मौजूद है। अगर आपको पुर्तगाल में सर्विसेज चाहिए आर्टिकल 92 की, जो हम बड़ी कामयाबी के साथ और बहुत से लोगों को करके दिया है, अभी भी लोगों के केसेस चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको D7 D2 वीज़ा, फैमिली रियूनिफिकेशन, स्टूडेंट वीज़े के हवाले से अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो जो ऊपर जो मैंने नंबर दिया हुआ है इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अब आपने मुझे कॉल नहीं करनी, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि वकार भाई कॉल पे हमने आपसे बात करनी है। देखें, अगर बात करनी है तो उसके लिए फिर प्रॉपर आपको कंसल्टेंसी लेनी होगी, आपको कॉल बुक करवानी पड़ेगी, उसकी एक कॉस्ट है, वो पे करें, फिर प्रॉपर बात करें आप, फिर आपके जो भी सवाल आते हैं, क्योंकि बात करना नहीं है। अगर आप किसी शख्स को कोई चीज़ बताई जाती है ना, कोई प्रोसेस, तो उसके बाद उसके 10 सवाल भी होते हैं, उनके भी जवाब देते हैं, तो कॉल आधे एक घंटे की हो जाती थी। तो कॉल बुक करवाएं ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेल से एक्सप्लेन की जाए और देखे जाएगा आपके प्रोफाइल के मुताबिक कहाँ का वीज़ा आपके लिए सूटेबल है, और फिर वो आपको बताएंगे। फिर जब बाद में आप केस प्रोसीड करवाएंगे तो जो भी आपने असेसमेंट फीस की फीस दी है वो हम नेक्स्ट अमाउंट में से माइनस कर देंगे। सही। तो नंबर मैंने आपको दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वेबसाइट का भी लिंक दे दिया है। आप सक्सेस स्टोरी देखना चाहें तो यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पर काफ़ी सक्सेस स्टोरीज मौजूद है, और हमारे जो वेबसाइट है उस पर भी। अच्छा फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या आपको बुनियादी डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, बुनियादी डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो सबसे पहले है आपका वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, जिसे वीज़ा कवरिंग लेटर कहते हैं, वो आपका एक बहुत अच्छा जो है कवरिंग लेटर बना होना चाहिए। सही है। और कवरिंग लेटर बहुत से लोग जो है उसमें आपको पूरी डिटेल लिखनी होती है, अपने प्रोफाइल लिखना होता है, और इसके अलावा आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर अभी अभी मैं पाकिस्तान वालों के हवाले से बता रहा हूँ, आगे चल के फिर जो गल्फ में मेरे भाई रहते हैं, सऊदीया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई में, उसके हवाले से बताता हूँ। तो पाकिस्तान में देखें, अगर सैलरी आपकी कम से कम 80,000 रुपये आपके अकाउंट में कम से कम आना चाहिए। ट्रेवल हिस्ट्री है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा आपका आपकी कंपनी की तरफ से एनओसी मिलनी चाहिए, जिसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, जिसे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ये होना चाहिए। हो गया तीसरा डॉक्यूमेंट। चौथा ये कि आपकी एफआरसी होना चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आप आपकी फैमिली के तमाम तर मेम्बर्स हो, और आपका मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप शादीशुदा हैं। और अगर आप शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, तो फिर आपके पेरेंट्स की तरफ से एफआरसी हो जिसमें आपके पेरेंट्स और आप नजर आ रहे हो। ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा आपको एक ट्रेवल इंश्योरेंस करवानी होती है 30,000 यूरो की। अब ट्रेवल इंश्योरेंस के लिए बहुत सी कंपनी है, कोई 5,000 लेती है, कोई 10,000 लेती है, कोई 4,000 लेती है। तो आप किसी अच्छी ट्रेवल इंश्योरेंस करवाइए जिसमें 30,000 यूरो की कम से कम आपकी ट्रेवल इंश्योरेंस हो। इसके अलावा बहुत से लोग जो टिकट है, टिकट कंफर्म नहीं चाहिए। बहुत से लोग टिकट की पेमेंट करके टिकट लगा देते हैं, नहीं, टिकट की आप रिजर्वेशन लगाइए। और बहुत से लोग ये जो दो चीज़ें ना, एक टिकट और दूसरा होटल की बुकिंग, तो होटल की बुकिंग भी आपने कंफर्म लगानी है। आपने कोई भी डमी टिकट, डमी जो है वो होटल की बुकिंग नहीं लगानी। ये बहुत सारे कंसल्ट करते हैं, मेरे पास एक नहीं सैकड़ों के हिसाब से केसेस मौजूद हैं
जिनका वीजा तो रिजेक्ट हुआ है और 5 साल के बैन लग गया। यानी कि आप वीजा ऑफिसर को आप बेवकूफ समझ रहे हैं, यानी कि आप उसके मुल्क में बता रहे हैं, जैसे आप एम्स्टर्डम में रह रहे हैं और आप उसको होटल की ऐसी डमी बुकिंग दे रहे हैं जिसमें होटल में आपकी बुकिंग ही नहीं है, कंफर्म ही नहीं है। आप क्या समझते हैं कि वीजा ऑफिसर का एक्सेस अपनी कंट्री में नहीं है? और भाई वो तो अपने मुल्क का रहने वाला है, वो तो एक टेलीफोन मिलाएगा होटल वालों को वीजा ऑफिसर और 2 सेकंड में पता लगा लेगा कि अभी आपकी होटल की बुकिंग है या नहीं है। और अगर है ही नहीं तो उसका अंदाजा हो जाएगा ये आपने 2 नंबर की डमी बुकिंग लगाई है, तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने एयरलाइन का टिकट रिजर्वेशन, अगर उस एयरलाइन में आपकी रिजर्वेशन नहीं है तो वो आपका जो है वो वीजा रिजेक्ट कर देगा। और आप बहुत से लोग ट्रेवल इंश्योरेंस जो है वो भी 2 नंबर की लगाते हैं। देखो ट्रेवल इंश्योरेंस तो नॉर्मली बारकोड लगा होता है, वो बारकोड से भी चेक करते हैं। ये 3 चीजें ना भाई हो, ये आप डमी मत लगाइएगा, क्योंकि इन 3 चीजों को वो ज्यादा गौर से चेक करते हैं। बहुत से लोगों के वीजा रिजेक्ट हुए इसी बेसिस पे, और बहुत से लोगों के 5-5 साल की, ये मेरी बात पे यकीन कर लें कि ये डमी चीजें लगाने थे ना लोगों के, ये एजेंट लगाते हैं, क्योंकि वो अपने पैसे बचाने के लिए 2 नंबर की जो नहीं कॉपी पेस्ट काम कर रहे होते हैं। जो आपकी होटल की बुकिंग लगाई थी उसी में डेट चेंज करके किसी और की लगा दी, किसी और की थी उसमें आपकी लगा दी, फिर करते रहते हैं, तो आपके पैसे जाए होंगे। और एक दफा अगर आप शेंगन स्टेट किसी कंट्री से बैंड लग गया 5 साल का, तो फिर वो सिर्फ उस कंट्री का नहीं, अगर असेस करेगा आपका बैंड लगा है जर्मनी से, तो वो जर्मनी का बैंड नहीं, ये 29 कंट्री थे ना शेंगन स्टेट का, इन सबका कंप्यूटर एक ही है, सभी में आपका बैंड लग जाएगा। ये आप अपने ध्यान में रखिएगा। तो अपने फ्यूचर के साथ जो नहीं है ये डमी वाला मजाक नहीं करिएगा डॉक्यूमेंट लगा के। इसके अलावा मैंने आपका बैंक स्टेटमेंट है। अब बैंक स्टेटमेंट के अंदर देखें, अगर आप शेंगन वीजा अप्लाई करें तो कम से कम 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस मौजूद होने चाहिए। 10 और 15 के दरमियान में, और ज्यादा होगा अच्छा तो वो होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी 50,000 रुपए और आपने बैंक स्टेटमेंट लगाया हो 50 लाख रुपए का, वो तो वीजा ऑफिसर को समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो कोई सिलसिला ही नहीं है। और बैंक स्टेटमेंट भी आपका प्रॉपर्ली मेंटेन हो, ये नहीं कि वीजा अप्लाई करने से 2 दिन पहले जो नहीं है या 1 दिन पहले आपने 10 लाख रुपए किसी से लेके जमा करवा दी और आप बोल रहे हैं बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर्ली मैनेज्ड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। सही है, ये मैंने आपको बता दिया। इस हवाले से आगे जो सर्विसेज देते हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब ये मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान में जो लोग जॉब कर रहे हैं, अब जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं उनके कम से कम 2 साल के टैक्स रिटर्न हो, 2 साल के नहीं तो फिर 1 साल का अच्छा टैक्स रिटर्न उनके पास मौजूद होना चाहिए, जिसमें पूरे साल की उनकी इनकम कम से कम 10 लाख रुपए तमाम तर एक्सपेंडिचर्स निकालने के बाद शो हो रही होती है। तो पाकिस्तान में तो एक रिवाज बना हुआ है कि 5-6 लाख रुपए से ज्यादा तो वो लोग अपनी इनकम शो ही नहीं करते साल की, ताकि उनको टैक्स नहीं देना पड़े। तो ये आपने शो करना है कि कम से कम 10 लाख रुपए आपकी साल की इनकम हो एक्सपेंडिचर्स निकालने के बाद। और अगर 2 साल के नहीं है तो 1 साल के। अब है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स भाई कोई जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये बहुत से लोग कहते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो बन जाता है, वो तो 5-6 हज़ार रुपए दें, वो तो 10,000 रुपए देंगे तो बल्कि वो बंदा आपको घर पे बना के ला के दे देगा। तो इस डॉक्यूमेंट की कोई इतनी अहमियत नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बनवा लें, और अगर नहीं बनवा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट आपकी इनकम को जस्टिफाई कर रहा है, वो होना चाहिए आपके पास जरूरी। इसके अलावा आपके जो टैक्स रिटर्न है और आपका, और इसके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका टिकट की रिजर्वेशन है, होटल की बुकिंग है, वो बाकी सबके लिए वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो जॉब वाले के लिए सही है। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई दोस्त चाहने वाले जो बहुत ज़्यादा हैं, 70% से मेरे क्लाइंट्स ज़्यादा जो है वो गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कोवैत, यूएई में। तो इन तमाम तर कंट्रीज का मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ रिक्वायरमेंट्स, और अगर वो हो तो आपने फिर वीज़ा अप्लाई करना है। सही है। अब पहली जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है आपके पास एनओसी लेटर, जिसे कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और उसी को गल्फ कंट्रीज में जो नॉर्मल उसको लफ्ज यूज किया जाता है वो है सैलरी सर्टिफिकेट। जैसे यूएई में ज्यादातर उसको सैलरी सर्टिफिकेट के नाम से याद किया जाता है। सैलरी सर्टिफिकेट और या एनओसी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन लेटर, ये एक ही डॉक्यूमेंट होता है। इसमें आपकी कंपनी लिखती है कि आपका नाम लिखती है, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका जो इकामा या एमिरेट्स आईडी है उसका नंबर लिखती है, फिर आपको बताती है कि भाई आपका डेसिग्नेशन क्या है, कितने अरसे से इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी कितनी है। और फिर कंपनी ये लिखती है कि, और उस अम्बेसी का नाम लिखती है जहाँ पे आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं। सही है। और फिर वो लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि आप कंपनी को आपकी हॉलीडेज पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये आपका हो गया एनओसी लेटर। अब जो सऊदीया में रहने वाले भाई हैं उनको उनकी बात कर लेते हैं। तो सऊदीया में जो रहने वाले मेरे भाई हैं उनको एनओसी चाहिए, और उनका एनओसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सऊदीया में जो नहीं है वो रजिस्टर्ड अटैच होना चाहिए। आजकल वैसे वो ई बार कोड लग रहा है, बार कोड भी लगा दी, बल्कि वो ऑनलाइन ही उसको जो नहीं अटैच करके दे देते हैं। रंग बिरंगी आपने देखा होगा उस पर वो स्टैम्प सी लग जाती है कि ये आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अथोराइज हो गया। ठीक है। इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका री एंट्री वीजा, लेकिन री एंट्री वीजा आपको चाहिए उस वक्त जब आप वीजा फाइनली सबमिट करवाने के लिए जा रहे हो। इसके अलावा आपको चाहिए वहां पे आपकी सैलरी। अब सैलरी सऊदीया में रहने वालों के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सैलरी कम से कम 4,000 सऊदी रियाल आपके अकाउंट में आ रही हो
तो फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 4,000 सऊदी रियाल वो आपके अकाउंट में आ रही हो, कंपनी का NOC हो, री एंट्री वीज़ा हो, और आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 15 से 20,000 सऊदी रियाल के दरमियान होने चाहिए। तो फिर सऊदीया में रहने वाले मेरे भाई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं शेंगन स्टेट का। इसके अलावा मेरे जो भाई हैं UAE में, उनकी सैलरी अगर 4,000 धर्म कम से कम उनके अकाउंट में आ रही है, सैलरी सर्टिफिकेट या NOC उनके पास मौजूद है, अकाउंट में 15 से 20,000 धर्म उनके पास मौजूद है, और तो फिर वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे भाई जो अब रह रहे कतर में अगर आपकी सैलरी कम से कम 4,000 रियाल आपके अकाउंट में आ रही हो, कंपनी का NOC मौजूद है, 15 से 20,000 कतरी रियाल आपके अकाउंट में मौजूद है, तो फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ओमान की। ओमान में अगर भाई आपकी सैलरी 400 ओमानी रियाल 400 ओमानी रियाल आपके अकाउंट में आ रही है, कंपनी का NOC मौजूद है, और आपके अकाउंट में 2,000 ओमानी रियाल मौजूद है, तो फिर आप शेंगन स्टेट का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 1500 से 2,000 ओमानी रियाल आपके पास मौजूद होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं बहरीन की। बहरीन में जो मेरे भाई दोस्त चाहने वाले फैमिली रहते हैं, अगर वो बहरीन से शेंगन स्टेट का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी कम से कम 400 बहरीनी दिनार होना चाहिए, और आपके पास कंपनी का NOC मौजूद होना चाहिए, और आपके अकाउंट में 1500 से 2,000 बहरीनी दिनार क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए लाजमी तौर पर। अब फाइनली बात कर लेते हैं कुवैत की। कुवैत में जो मेरे चाहने वाले रहते हैं, मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, और कुवैत के भी हम काफ़ी वीज़े डील कर रहे हैं, और अभी भी काफ़ी लोगों के फैमिलीज के वीज़े लेकर आए कुवैत के, तो आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो कुवैत में अगर आपकी सैलरी दोस्तों 400 कुवैती दिनार आपकी अकाउंट में सैलरी आ रही है, और आपके पास कंपनी का NOC मौजूद है, और आपके अकाउंट में 1500 से 2,000 कुवैती दिनार आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है, तो फिर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जो दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं अगर भाई 3,000 वाले का वीज़ा लग गया, 2,000 वाले, देखिए नहीं लगा, ये सब फ्रॉड है, धोखा है। मैं यह काम कर रहा हूँ, वरना तो मैं भी आपको बोलूंगा भाई अगर आपकी 2,000 सैलरी आ रही है, 2,000 रियाल या 2,000 धर्म, तो आप मुझसे अप्लाई करवा लिए, मुझे पता है कि वीज़ा नहीं लगेगा आपका। अब बहुत से लोग ये वीज़ा है, बड़े से बड़ा 30 मार खान हो, बहुत बड़ा कंसल्टेंट हो, इससे कम सैलरी वालों के वीज़े नहीं लगते। इससे कम सैलरी वालों के वीज़े सिर्फ उसी वक्त लगते हैं कि अगर आपको कोई आपका सगा रिश्तेदार बाहर जो बैठा हुआ, वो अगर आपको स्पॉन्सर लेटर भेज दे, तो फिर चांसेस बन जाते हैं। वरना आपके इंडिविजुअली अगर आपके पास नहीं है सैलरी, 3,000 है, 2,000 है, तो आपको वीज़ा नहीं देगा। ये मैं आपको पहले बता दूं, आपके पैसे ज़ाया होंगे, तो पैसे ज़ाया होने से पहले मैंने आपको बहुत ही चीज़ बता दी। अब बहुत से लोग बोलेंगे बकार भाई मैं तो सऊदीया में रहता हूँ, मैं तो आज़ाद वीज़े पे काम कर रहा हूँ। भाई देखिए, आज़ाद वीज़े पे काम कर रहे हैं तो वो USA का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और वो हमसे रब्ता करने से उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, उनके अभी कुछ ना कुछ हल निकाल देते हैं। और अभी बहुत सारे सऊदीया में रहने वाले आज़ाद वीज़े वालों को बता रहा हूँ, आज़ाद वीज़े वालों को हमने शेंगन वीज़े लगा के दिए हैं, वो भी अभी आने वाले दिनों में उसकी भी वीडियो अपने चैनल पर लगाने वाला होता है जो भाई आए। सही है। तो इसके अलावा बहुत से लोग बोलेंगे मकर भाई हमारी ये सैलरी नहीं है। अगर आपकी सैलरी कम है, 2,000 है, 3,000 रियाल है, 2,000 दरहम है, 3,000 दरहम है, 200 बहरीनी दिनार है, 150 कुवैती दिनार है, 200 ओमानी रियाल है, तो आप रब्ता कर लें, कॉल बुक करवा लें, उसमें फिर हम कुछ ना कुछ हल निकाल। देखिए हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम ऑथोराइज लीगल कंसल्टेंट से नीदरलैंड्स में 28 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, और ऑथोराइज लीगल कंसल्टेंट है पुर्तगाल के अंदर से। तो हम हल निकालने वाले हैं, लेकिन हल निकालने के लिए आपके पास भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये ख्वाबों की दुनिया में बैठे हुए हैं कि भाई मुझे, क्योंकि बहुत हजारों के हिसाब से मुझे नहीं बहुत मैसेज आ रहे थे मकर भाई जर्मनी का वीज़ा कितने का है, हॉलैंड का वीज़ा कितने का है, मुझे जर्मनी का वीज़ा दिला दे, मैं राजमिस्त्री हूँ। भाई देखें, इस तरीके से वीज़ा नहीं लगता। वीज़ा लगवाने के लिए आपके पास भी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है फिर भी आप चाहते हैं कुछ ना कुछ हल निकाले जाए, आप कॉल बुक करवा लें, आपका इंशाल्लाह ताला हल निकाल लेंगे। सही है फ्रेंड, ये आज की वीडियो नंबर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, कॉल नहीं कीजिएगा। अगर कोई ज़रूरी सवाल है तो आप मैसेज करें, मैसेज में पूछें आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है या नहीं आती, आपकी अगर कोई ट्रेवल हिस्ट्री है तो वो लिख के भेजें। डॉक्यूमेंट कोई भी सेंड नहीं कीजिएगा और ना ही कॉल कीजिएगा, ये आप मुझे लिख के भेजें, फिर कोई ऑप्शन होगा तो उस हवाले से फिर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ये आज की वीडियो दोस्तों, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल के भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।